हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, जहां पर हम 3 से लेकर 9 अगस्त तक के टॉप 25 करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एंड तक सेशन को देखिएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्ला लेक भारत की 101वीं रामसर साइट बनी है। यह किस राज्य में स्थित है? यहां पर बात की जा रही है ग्ला लेक की। भारत की 101वीं रामसर साइट का इसे दर्जा दिया गया, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है। ग्ला वेटलैंड कहां पर है? क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में जो कमलांग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके अंतर्गत यह देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में। हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है। हिमालय से बहने वाली जो नदियां है ना, उससे इसे पानी मिलता है। तो एक वेटलैंड है अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट ग्ला लेक, जिसे 101वीं रामसर साइट के रूप में अनाउंस किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट। देखिए, अगर हम इंडिया में रामसर साइट की बात करते हैं तो ग्लो लेक को मिलाकर 101 रामसर साइट हो गई है। सबसे ज्यादा रामसर साइट देखने को मिलती है तमिलनाडु राज्य में। देखिए, अगर हम लास्ट की 2 एड ऑन करें तो 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी में एक सुरहा ताले उत्तर प्रदेश राज्य में, इसे जून 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह इंडिया की 100वीं रामसर साइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 99वीं रामसर साइट की बात करें तो शेखा झील बर्ड सेंचुरी, ये अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। इसे अप्रैल 2026 में रामसर साइट घोषित किया गया था। तो इस तरीके से 99th रामसर साइट, 100 रामसर साइट और अब 101वीं रामसर साइट की हमने बात की है। चर्चा में रहा पारंपरिक आदिवासी धिमसा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रहा पारंपरिक आदिवासी धिमसा लोक नृत्य, यह देखने को मिलता है हमें आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की कुछ ट्राइबल कम्युनिटी धिमसा नृत्य करती है, बहुत ही फेमस लोक नृत्य। अभी हुआ यह है कि आंध्र प्रदेश में एक एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो यह देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में। अब यहां पर 13,000 से ज्यादा जो ट्राइबल विमेन और जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने एक साथ धिमसा डांस किया है और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के अराकू वैली क्षेत्र में, स्पेशली अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट में बगाता, वाल्मीकि, कोंडा डोरा, गडाबा, ये कुछ जनजातियां हैं स्थानीय जो कि ढिमसा लोक नृत्य करते हैं। तो ढिमसा लोक नृत्य ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में हमारे पास आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश का एक ट्रेडिशनल ट्राइबल फोक डांस है ढिमसा नृत्य। ओके, तो महिलाओं के द्वारा स्पेशली किया जाता है और पुरुष जो होते हैं ना, वो कुछ जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाते हैं, जो जैसे ढोल बजा लिए है ना। तो इस तरीके से महिलाएं कंधे में हाथ डालकर एक गोल घेरा बनाकर नॉर्मली इस डांस को करती है। 15 से 20 महिलाओं के समूह के द्वारा धिमसा डांस किया जाता है। 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 आयोजन किया गया था इसका दिल्ली में। कहां किया गया था? दिल्ली में। और इसमें मेंस सिंगल का जो खिताब है टेबल टेनिस का, वो अंकुर भट्टाचार्य ने अपने नाम किया। 7 गोल्ड इवेंट थे, इसमें से 6 गोल्ड हमारे अलग अलग कैटेगरी में इंडिया के पास ही आए हैं। तो 22वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 7 में से 6 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मेंस टीम, विमेन्स टीम, दोनों स्पर्धाओं में गोल्ड इंडिया के पास ही आया है। अगर हम मेडल टेली देखते हैं ना, तो इंडिया पहले नंबर पर 18 मेडल के साथ, जिसमें से 6 गोल्ड है। मलेशिया सेकंड पर रहा 4 मेडल के साथ और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर रहा है 3 मेडल के साथ। टेबल टेनिस चैंपियनशिप है कॉमनवेल्थ की, दिल्ली में आयोजित की गई थी। कैलाश चंद्र पंत का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कैलाश चंद्र पंत, इनका हाल ही में निधन हो गया।
इन्हें पद्मश्री दिया जा चुका है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया गया था? साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो बहुत ही फेमस हिंदी साहित्यकार, सीनियर जर्नलिस्ट, इनका हाल ही में 90 ईयर की एज में निधन हो गया मध्य प्रदेश के भोपाल में। मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्यकार और एक जर्नलिस्ट थे कैलाश चंद्र पंत, पद्मश्री अवार्डी थे। 1936 में इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था और 2026 में इसी साल इनको पद्मश्री दिया गया है। क्योंकि इसी साल पद्मश्री मिला है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2026 में पद्मश्री दिया गया और 2026 में ही अब इनकी 90 ईयर की एज में निधन हो गया। कैलाश चंद्र पंत का हिंदी के साहित्यकार हैं। जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमले की याद में 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या है? तो पहली चीज तो ये कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अगस्त को। 6 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने जापान पर 2 एटॉमिक बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटॉमिक बम गिराया गया था और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैटमैन नाम का एक बम गिराया गया था। तो इस तरीके से लिटिल बॉय ये गिराया गया था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर। तो हिरोशिमा डे जो है वो मनाया जाता है कब? 6 अगस्त को। देखिए, जो उस एटॉमिक हमले में जो मारे गए लोग हैं ना, जो पीड़ित हैं, उनको श्रद्धांजलि देना और इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में पीस को बढ़ावा देना, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को बढ़ावा देना, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है। इसके प्रति लोगों को अवेयर करना, इसलिए मनाया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 2026 में 81 साल पूरे हो गए हैं हिरोशिमा और नागासाकी इंसिडेंट के। 81 साल हो चुके हैं 2026 में। आज नागासाकी डे मान लो आप, क्योंकि 9 अगस्त को नागासाकी पर भी गिराया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने अपने B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का यूज किया था। एनोला गाय इसका नाम था और इससे लिटिल बॉय नामक एटॉमिक अटैक किया गया था हिरोशिमा पर। 3 दिन बाद नागासाकी पर फैटमैन नाम का एटॉमिक बम गिराया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखिएगा। आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूं, आप सभी के लिए इंडिपेंडेंस डे सेल कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। 8 से लेकर 16 अगस्त तक अभी आपको सभी कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, आप जब एप्लीकेशन पर इंटर करेंगे तो जो पहला आपको इंटरफेस दिखाई देगा, वहां पर आपको फ्रीडम सेल के नाम से ही पोस्ट एक फोल्डर मिल जाएगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेस काफी अफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। 2449 ऐसे हमने डिवाइड करके रखे, तो आप चेकआउट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और कोई भी उसके बाद भी आपको कोई हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लेना। ओके, चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास माइनिंग पर कितने किलोमीटर का बफर जोन अनिवार्य करने का निर्देश दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि जो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है उनके आसपास के 10 किलोमीटर एरिया को बफर जोन के रूप में घोषित करने का निर्देश दिया है। देखिए, अभी तक क्या था कि उत्तराखंड का जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व था, केवल इसका 10 किलोमीटर का एरिया ही बफर जोन था। बफर जोन क्या होता है? बफर जोन का मतलब होता है कि किसी भी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास के क्षेत्र को अगर बफर जोन घोषित किया जाता है तो फिर वहां पर माइनिंग और किसी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी को बैन किया जाता है। अगर दायरे में माइनिंग करना है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, इनकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी माइनिंग की जा सकती है या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। अभी तक ये रूल केवल आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर लागू था जो कि उत्तराखंड में, लेकिन अब इससे इंडिया के सभी जो वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है उस पर लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो अगर कितने किलोमीटर के एरिया में? 10 किलोमीटर के एरिया में। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा आ जाए कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहां पर है? भारत के उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, आसन और यमुना नदी के संगम पर। 2020 में यह रामसर साइट अनाउंस किया जा चुका है। इंग्लिश चैनल किन 2 देशों को अलग करता है? इंग्लिश चैनल जो कि एक वाटर बॉडी है, यह अलग करता है इंग्लैंड और फ्रांस को।
उत्तरी यूरोप के क्षेत्र में ये वाटर बॉडी देखने को मिलेगी इंग्लिश चैनल के नाम से। ओके, तो अभी हुआ ये था कि इंग्लिश चैनल में कुछ प्रवासी जो कि इलीगली यूरोप में घुसे थे और वो पार करना चाह रहे थे इंग्लिश चैनल होते हुए, तो उनकी नाव पलट गई थी। 173 माइग्रेंट्स थे उसमें, जिनको फ्रांस की जो फ्रेंच कोस्ट गार्ड के जो जवान हैं उन्होंने बचाया है। तो ये एक इंसिडेंट देखने को मिला था, इसीलिए इंग्लिश चैनल सुर्खियों में था। इंग्लिश चैनल एक बहुत ही नैरो समुद्री शाखा है। ओके, इंग्लैंड और फ्रांस की भूमि को ये अलग करती है और अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है। ये एक चीज याद रखिएगा, अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करती है और ये जो कनेक्शन है ये स्टेट ऑफ डॉवर की मदद से देखने को मिलता है। तो अगर हम मैप देख रहे हैं तो ये स्टेट ऑफ डॉवर है, ठीक है, ये क्षेत्र है जिसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल और ये नॉर्थ सी, इनको कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ डॉवर। और अगर हम ये पूरा इंग्लिश चैनल पार करते हैं तो उधर हमको मिलेगा अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक ओशियन को नॉर्थ सी से कनेक्ट करता है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है स्टेट ऑफ डॉवर या डॉवर जल संधि। यह है इंग्लैंड और यह है फ्रांस का क्षेत्र और यह बीच में पूरा इंग्लिश चैनल का क्षेत्र है। अगर इसकी लेंथ देखते हैं तो 560 किलोमीटर तक इसकी लेंथ देखने को मिलती है, लंबाई। चौड़ाई देखिए तो 240 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है ऑन एवरेज, लेकिन सबसे कम चौड़ाई इसकी यहां पर देखने को मिलती है डोवर जल संधि पर। यहां पर केवल 34 किलोमीटर की डिफरेंस है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड की ओर जो प्रमुख बंदरगाह है उसका नाम है डोवर और फ्रांस की तरफ जो पोर्ट है उससे कहा जाता है कालाइस पोर्ट। तो ये दो पोर्ट है, दुनिया के सबसे व्यस्तम शिपिंग रूट में से एक है। 20% ग्लोबल मेरीटाइम ट्रेड जो है वो डोवर इंग्लिश चैनल के इसी क्षेत्र से होता हुआ दिखाई देता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया वर्षा अशोक अगलावे को। तो वर्षा अशोक अगलावे ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर जनरल अपॉइंट की गई। ओके, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 176 साल के इतिहास में ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। देखिए यहां पर अगर हम जीएसआई की बात करते हैं, भारत सरकार की एक वैज्ञानिक संस्था है जो देश में मिनरल्स की खोज करने का काम करती है, जियोलॉजिकल सर्वे का काम करती है, नेचुरल रिसोर्सेस पर रिसर्च और अध्ययन का काम करती है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी डायरेक्टर जनरल वर्षा अशोक अगलावे बनी है। आसित साहा को इन्होंने रिप्लेस किया है इस पद पर। जीएसआई की स्थापना 1851 में की गई थी। वेस्ट बंगाल की कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत कार्य करता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नए डायरेक्टर जनरल को नियुक्त किए गए। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा या इसे कहा जाता है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, इसके डायरेक्टर जनरल के रूप में संदीप थरेजा को अपॉइंट किया गया है। ओके, तो एयर मार्शल है संदीप थरेजा, डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। 31 अगस्त 2026 को अब ये इस मंथ के एंड में अपना पद संभालेंगे और इस पद पर इन्होंने रिप्लेस किया है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन को। आरती सरीन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरती सरीन 2024 में जब अपॉइंट हुई थी ना डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज, तब ये इस संस्था की डायरेक्टर जनरल बनने वाली पहली महिला थी। ओके, तो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी 46th डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज थी आरती सरीन 2024 में। अब इनको रिप्लेस किया है एयर मार्शल संदीप थरेजा ने। 47th डायरेक्टर जनरल बने हैं संदीप थरेजा। आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज क्या है? हमारी जो आर्म्ड फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके लिए जो मेडिकल सर्विसेज है वो प्रदान ये करता है। ठीक है, 1948 में संस्था की स्थापना की गई और मेन इसका जो इंस्टीट्यूशन है हेड वो पुणे में है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये कार्य करता है। इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को। इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, उप प्रमुख बोलने हम इन्हें इंडियन नेवी के। तो वाइस एडमिरल एएन प्रमोद को इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ
नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया। इन्होंने तरुण सोबती को इस पद पर रिप्लेस किया। तरुण सोबती 31 जुलाई को रिटायर हो गए थे, उनके बाद वाइस एडमिरल एएन प्रमोद इस पद पर अपॉइंट किए गए हैं। ये तो डिप्टी चीफ है इंडियन नेवी के। अगर हम नेवी के चीफ की बात करते हैं, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, तो ये वर्तमान में एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है, इनको याद रखना। इनके अलावा अदर जो हमारे आर्म्ड फोर्स है उसमें एक तो सीडीएस सबसे बड़ा पद है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देखने को मिलते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद पर जनरल धीरज सेठ देखने को मिलते हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के रूप में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह देखने को मिलते हैं। और नेवल स्टाफ में आपको बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य है फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना। ओके, देखिए, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य है। रिसेंटली जो सेंट्रल कैबिनेट है, जो हमारी मंत्रिमंडल है, उसने इस योजना को मंजूरी प्रदान की है, यूनियन कैबिनेट ने। उद्देश्य है कि रिजर्वायर और अदर जो वाटर बॉडीज हैं उन पर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, होता क्या है, जब हम ऐसी वाटर बॉडीज पर, चाहे कोई रिजर्वायर हो, डैम हो, है ना, कोई वाटर बॉडी, अगर उस पर हम सोलर पावर प्लांट लगाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी लैंड एरिया बचता है, जो हम खेती में यूज कर सकते हैं, दूसरी चीजों में यूज कर सकते हैं, तो काफी सारे फायदे हैं। तो इसीलिए, और जो सोलर पावर प्लांट है उसको ठंडा रखने में भी मदद करता है पानी, तो इसलिए जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है उससे संबंधित योजना है प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। इसे सेंट्रल कैबिनेट ने 5 साल के लिए मंजूरी दी है, 2030-31 तक के फाइनेंशियल ईयर तक। इसका लक्ष्य 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी को ऐड ऑन करना, और इसके लिए 5 साल के लिए बजट रखा गया है 5070 करोड़ रुपए। ओके, तो 5070 करोड़ रुपए इस योजना का बजट है। भारत में पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक एक लाइव डोनर हार्ट को ले जाने के लिए किस ट्रेन का उपयोग किया गया था? भारत में पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक एक लाइव डोनर हार्ट को ले जाने के लिए जिस ट्रेन का यूज किया गया है, यह है मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो हम ट्रांसप्लांट करते थे ऑर्गन, उसके लिए जो ग्रीन कॉरिडोर बनाते थे वो हाईवेज पर होता था, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, किसी क्षेत्रीय सड़क पर। लेकिन पहली बार इंडियन रेलवे ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, इन्होंने लाइव डोनर हार्ट को ट्रेन के माध्यम से सफलतापूर्वक पहुंचाया है। हार्ट जो है सूरत से अहमदाबाद तक मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस में ले जाया गया। हार्ट यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, जो कि अहमदाबाद में है, यहां पर सफल रूप से हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भेजा गया था। लाइव डोनर हार्ट क्या होता है? जब कोई ब्रेन डेड हो जाता है तो उसके एक्टिव ऑर्गन होते हैं, मतलब वो जो दिल है उसका वो धड़कता हुआ है, इसे कहा जाता है लाइव डोनर हार्ट। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसप्लांट किया गया है पहली बार ट्रेन के माध्यम से, मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस। डीवाई पाटिल का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? डीवाई पाटिल महाराष्ट्र से आते हैं, तो इन्होंने, देखिए, कोई भी किसी राज्य का डोमिसाइल रखता है ना, तो उस राज्य का गवर्नर कभी नहीं बन सकता, ये एक ट्रेडिशन है इंडिया का। तो ये महाराष्ट्र से हैं, इसलिए ये महाराष्ट्र के गवर्नर कभी भी नहीं रहे। इसके अलावा बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में इन्होंने पद संभाला है। डीवाई पाटिल बहुत ही फेमस सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिशियन भी है। तो फॉर्मर गवर्नर हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर डीवाई पाटिल का 90 ईयर की एज में महाराष्ट्र में निधन हो गया। इनका जन्म भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था और इनका निधन भी यहीं हुआ है। देखिए, त्रिपुरा, बिहार और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर हैं। हालांकि वेस्ट बंगाल के एडिशनल चार्ज ही इन्होंने संभाला है, लेकिन तीनों राज्य के गवर्नर के रूप में काम किया है। डीवाई पाटिल स्टेडियम, जो कि नवी मुंबई में क्रिकेट स्टेडियम है, वो इन्हीं के नाम पर है। समाज सेवा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए 1991 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। डीवाई पाटिल, हाल ही में इनका निधन हो गया। भारत ने पहली बार एक वर्ष में 20,000 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट किस वर्ष में दर्ज किया है?
इंडिया ने पहली बार एक साल में 20,000 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट दर्ज किए हैं 2025 में। कब दर्ज किए हैं? 2025 में। एक साल में सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ठीक है, देखिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की एक एनुअल रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि 2025 में इंडिया में 20,138 ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए गए। मतलब 20,000 पार किए हैं हमने पहली बार। हालांकि इंडिया की जो जनसंख्या है ना 140 करोड़, उनमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ऑर्गन की जरूरत है। उस हिसाब से ट्रांसप्लांट देखिए तो ये बहुत कम है, चींटी के बराबर। लेकिन फिर भी 20,000 प्लस पहली बार हमने किए हैं 2025 में, क्योंकि इसके पहले 2024 में ऑलमोस्ट 18,911, उसके पहले और कम। तो इस तरीके से अब बढ़ते जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में 20,000 प्लस ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है इंडिया। लेकिन लाइव डोनर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें तो हम वर्ल्ड में पहले स्थान पर, ये उपलब्धि। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहां हुए? तो दिल्ली एनसीआर में एक साल में 2025 में सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए। सेकंड पर तमिलनाडु आता है, थर्ड पर आता है महाराष्ट्र राज्य। उज बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसका निर्माण किया जा रहा है भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। जम्मू कश्मीर में एक नदी बहती है उज रिवर, इस पर निर्माण किया जा रहा है उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में ये जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इसकी समीक्षा की है प्रगति की, कि भाई कितना बना है। देखिए उज रिवर जो है ना, ये रावी रिवर की सहायक नदी। ओके, इसका बहाव क्षेत्र जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। रावी रिवर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी। तो इस पर एक हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट भी है, ऑब्वियस सी बात है, डैम बनाया जाएगा और उससे बिजली भी बनाई जाएगी। तो उज रिवर पर जम्मू कश्मीर में होगा। 2008 में इसे नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका संचालन कर रही है। इस परियोजना के माध्यम से ऑलमोस्ट 186 से लेकर 212 मेगावाट तक की विद्युत उत्पादन की जा सकेगी और 90,000 हेक्टेयर एग्रीकल्चरल लैंड पर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी, स्पेशली जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट, आसपास के क्षेत्रों में। तो जम्मू कश्मीर का कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट और पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियों को भी वाटर मिल पाएगा, पीने का पानी मिल पाएगा और सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर में उज रिवर पर बनाया जा रहा है, जो कि रावी रिवर की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। समुद्र मंथन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है? समुद्र मंथन योजना की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत एक सेंट्रल लेवल की स्कीम है। तो यूनियन कैबिनेट ने समुद्र मंथन स्कीम को मंजूरी दी है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंतर्गत ये योजना शुरू की जा रही है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में ऑफशोर सी क्षेत्र में ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देना, खोज करना ऑयल और नेचुरल गैस की, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, इनका एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करना, ताकि जो हमारी वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी उसको कम किया जा सके। तो 5 सालों के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर के लिए और 84,084 करोड़ रुपए बजट रखा गया है समुद्र मंथन स्कीम के लिए। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। हरदीप सिंह पुरी इसके वर्तमान में मिनिस्टर है इस मिनिस्ट्री के। श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को। ओके, आपको पता है इनको तीनों पद्म अवार्ड दिए जा चुके और अब श्रीलंका गवर्नमेंट ने इनको अपने यहां का राजकीय सम्मान दिया है। एक्चुअल में क्या हुआ है कि भारत और श्रीलंका के जो कल्चरल रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने जो योगदान दिया है,
उसके उपलक्ष्य में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने इन्हें हाईएस्ट स्टेट ऑनर से सम्मानित किया है। इंडिया के बहुत ही फेमस वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, ये इनका जन्म मद्रास में हुआ था, जो कि उस वक्त अंग्रेजों के शासनकाल में मद्रास के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में तमिलनाडु चेन्नई के रूप में जाना जाता है। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इनका जो योगदान है ना, वेस्टर्न म्यूजिक में या फिर जो मिश्रित परंपरा है उसमें इनका जो योगदान है, उसके लिए इन्हें जाना जाता है, वायलिन वादक एल सुब्रमण्यम को। अब श्रीलंका ने क्योंकि हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके और प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या, इनकी तरफ से यह हाईएस्ट स्टेट ऑनर दिया गया एल सुब्रमण्यम को। इनका जन्म मद्रास में हुआ था 1947 में, ब्रिटिश इंडिया में। भारत के फेमस वायलिन वादक है ना, वायलिन चक्रवर्ती के नाम से इनको पुकारा जाता है। कर्नाटक संगीत और वेस्टर्न म्यूजिक को इन्होंने मिश्रित रूप से कनेक्ट करके वायलिन में एक वैश्विक पहचान दिलाई है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते। इनको 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 2001 में इनको पद्म भूषण दिया जा चुका है और 2025 में लास्ट ईयर ही इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। हमारा क्वेश्चन किस पे था, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण? पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया? तो ये सबसे सर्वोच्च पद्म अवार्ड 2025 में दिया गया था सुब्रमण्यम को, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। ठीक है, याद रहेगा। आगे आते हैं। चर्चा में रहा तुम्मिडी हट्टी बैराज किस नदी पर प्रस्तावित है? तुम्मिडी हट्टी बैराज की बात करें तो ये प्राणहिता रिवर पर प्रस्तावित है। अभी सुर्खियों में क्यों है? एक्चुअल में तुम्मिडी हट्टी बैराज जो कि एक डैम है, ये तेलंगाना में बनाया जाने वाला है प्राणहिता रिवर पर। अब हुआ क्या है, इस डैम को लेकर डिस्प्यूट है महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में, क्योंकि जो प्राणहिता रिवर है ना, वो महाराष्ट्र से तेलंगाना में इंटर होती है, और जैसे वो इंटर होती है ना, बॉर्डर पर ही इस डैम को तमिलनाडु बनाने वाला है तुम्मिडी हट्टी बैराज को। अभी हुआ ये, अब प्रॉब्लम क्या है कि महाराष्ट्र चाहता है कि इस डैम की ऊंचाई 148 मीटर से ज्यादा मत करो आप, महाराष्ट्र चाहता है, क्योंकि अगर आप क्योंकि आप बॉर्डर पे बना रहे हो, अगर इससे ऊंची करोगे तो वहां पे पानी ज्यादा स्टोर होगा, तो बैक वाटर में जो महाराष्ट्र के गांव हैं या फिर जो फॉरेस्ट एरिया वो डूब जाएगा, ऐसा महाराष्ट्र का कहना है। जबकि तेलंगाना चाहता है कि इसकी ऊंचाई 150 मीटर तक की जा सके, ताकि ज्यादा पानी स्टोर हो, पेयजल सिंचाई के लिए ज्यादा व्यवस्था की जा सके, ग्रेविटेशनल फोर्स अच्छा मिल पाए, फ्लो अच्छा मिल पाए। तो तेलंगाना चाहता है कि 150 रखूं, महाराष्ट्र चाहता है 148 ही रखो आप। तो इस केस में तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है ना, ए रेवंत रेड्डी, इन्होंने यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल से गुहार लगाई है कि आप इंटरफेयर करो, आप हस्तक्षेप करो, मतलब केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे कि इस मुद्दे को सुलझाया जा सके, ताकि हम डैम को बना पाए। तो यह मुद्दा है तुम्मिडी हट्टी बैराज का। तुम्मिडी हट्टी बैराज प्राणहिता रिवर पर बनाया जाने वाला है। ये जो नदी है, मध्य प्रदेश में वर्धा और बेनगंगा दो नदियां निकलती है, दक्षिण की ओर बहती है, और महाराष्ट्र में इनका संगम प्राणहिता रिवर बनता है, और फिर महाराष्ट्र में प्राणहिता बहते हुए तेलंगाना में चली जाती है और फिर गोदावरी से मिलती है। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है प्राणहिता रिवर, इस पर बनाया जाने वाला है तुम्मिडी हट्टी बैराज। कहां पर? तेलंगाना राज्य में। ओके, भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंडिया में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या नेशनल हैंडलूम डे ये मनाया जाता है हर साल 7 अगस्त को। देखिए, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था इंडिया में, कांग्रेस के द्वारा नेतृत्व किया गया था, पहला बड़ा आंदोलन कांग्रेस का, स्वदेशी मूवमेंट। इसी की याद में 7 अगस्त को 2015 में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल हैंडलूम डे अनाउंस किया था, ताकि भारत में जो हैंडलूम कारीगर हैं उनको सम्मानित किया जा सके और हैंडलूम उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो ये 2015 से मनाया जा रहा है। एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में अरुणाचल प्रदेश राज्य में इस साल आयोजित की जाने वाली है। लास्ट पहली जो एडिशन था ना 2024 में हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य में, हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2024 में पहला एडिशन हुआ था एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप का। अब 2026 में इसका दूसरा एडिशन अरुणाचल प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाएगा। अक्टूबर मंथ में यह होगा, 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बहती है सिमांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, इनडायरेक्टली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो सिमांग रिवर पर एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 5 से लेकर 9 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी सियांग डिस्ट्रिक्ट में। तो सिमांग रिवर पर होगी सियांग डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म को बढ़ावा देना, अरुणाचल प्रदेश को व्हाइट वाटर राफ्टिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला एडिशन इसका 2024 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था सतलज रिवर पर, और अब अरुणाचल प्रदेश में होगा सिमांग रिवर पर दूसरा एडिशन। अमेरिका ने किस राज्य ने 15 अगस्त 2026 को इंडिया डे घोषित किया है? अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है मैसाचुसेट्स। इसने 15 अगस्त को इंडिया डे के रूप में अनाउंस किया है। एक्चुअल में 15 अगस्त को भारत का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो इस साल 79th इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का। इसी उपलक्ष्य में, इसी अवसर पर जो भारतीय संस्कृति और जो इंडियन प्रवासी है जो कि मैसाचुसेट्स में रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, तो उनको सम्मानित करना, भारत और अमेरिका के जो रिलेशन है उनको सम्मानित करना, इस उद्देश्य से अमेरिका के पर्टिकुलर स्टेट मैसाचुसेट्स ने 15 अगस्त 2026 को पूरे राज्य में इंडिया डे के रूप में सेलिब्रेट करने की घोषणा की है। वर्तमान में अमेरिका में 50 लाख 5 मिलियन से अधिक इंडियन डायस्पोरा रहते हैं, मतलब भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं। कहां पर? अमेरिका में। तो इनको सम्मानित करने के लिए पर्टिकुलर अमेरिका के इस स्टेट ने यह कदम उठाया है, इंडिया डे के रूप में इसने अनाउंस किया है 15 अगस्त को। भारत का पहली सर्वाधिक ऊंचाई वाली वन्यजीव सफारी कहां शुरू की जाएगी? इंडिया की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की जा रही है लद्दाख में। देखिए, वाइल्ड लाइफ सफारी क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो एनिमल होते हैं ना, वाइल्ड एनिमल, ऐसा नहीं कि वो जू में होते हैं या कहीं बाड़े में होते हैं, नहीं, ओपन होते हैं। किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है यहां पर, या फिर कोई नेशनल पार्क की बात हो रही है। ओपन जीप में लोग घूमते हैं, गाइडेड ओपन बैक जीप सफारी आयोजित की जाती है। आपने देखा होगा मूवीज में, ओपन जीप में घूमते हैं और इन जानवरों को देखते हैं। तो इससे क्या होता है, अब अगर लद्दाख में हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू की जाएगी ना, तो जो टूरिस्ट है ना, उनको स्नो लेपर्ड देखने को मिलेंगे, बर्ड वॉचिंग का लाइव अनुभव मिलेगा। क्योंकि अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो यहां पर हेमिस नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सफारी काफी फेमस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी फेमस है, और ये हाई एल्टीट्यूड सेंचुरी है। स्नो लेपर्ड के लिए जानी जाती है। इंडिया में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड भी लद्दाख में ही देखने को मिलते हैं। तो ये हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी है जो कि लद्दाख में शुरू की जाने वाली है। 2750 मीटर से लेकर 5000 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र पर यह सफारी कंडक्ट करवाई जाएगी। तो लोग घूमेंगे, हेमिस नेशनल पार्क होते हुए, अलग अलग वाइल्ड लाइफ सफारी होते हुए उनको घुमाया जाएगा, ताकि वो जो वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल है उनको देख पाए। इससे क्या होगा, लद्दाख में टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। तो ये जो सफारी है ना, हेमिस नेशनल पार्क, चांगटांग, काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसे क्षेत्रों में होकर गुजरेगी। पहल का उद्देश्य वही, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, वन्यजीव संरक्षण को आगे बढ़ाना, इलीगल ऑफ रोडिंग को रोकना और लद्दाख में टूरिस्टों की मात्रा को बढ़ाना। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2026 से किन्हें सम्मानित किया गया? देखिए, एमएस स्वामीनाथन अवार्ड जो है ना, ये 2026 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो दिया गया है, पी पेचियम्मल और गोविंदमाल को दिया गया। ये दोनों ही तमिलनाडु के नागरिक है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, और दोनों ही इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है अलग अलग क्षेत्रों में। तो वैसे तो काफी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन यहां पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कैटेगरी की बात हो रही है। तो तमिलनाडु के पी पेचियम्मल और गोविंदमाल, इन दोनों को पर्यावरण संरक्षण में इनके योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया। चेन्नई में यह अवार्ड दिया गया, तमिलनाडु में। अगर हम पी पेचियम्मल की बात करें तो मरीन कंजर्वेशन, ओशन प्लास्टिक क्लीनअप का इन्होंने जो काम किया है उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। और गोविंदमल की बात करें तो इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। तो इन दोनों को ही सम्मानित किया गया डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन 2026। ये जो अवार्ड है एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन देता है।
इन्वायरमेंट के क्षेत्र में काम करने के लिए। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा करने वाली भारत की पहली विमेन फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। ओके, भावना कंठ ये बिहार से आती है, बिहार के दरभंगा की रहने वाली है, स्क्वाड्रन लीडर है भावना कंठ। इन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा किया है। एक्चुअल क्या होता है, ये जो कोर्स है ना, ये 20 हफ्ते का एक कोर्स होता है, 20 वीक का कोर्स होता है, ऑलमोस्ट 5 महीने का कोर्स है। इसमें क्या होता है कि जो फाइटर जो हमारे जेट होते हैं उनको उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है और काफी सारे उनको सिखाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर एक कोर्स है। अगर कोई ये अचीवमेंट पार, काफी डिफिकल्ट होता है, अगर कोई ये अचीवमेंट पार कर लेता है तो इन फ्यूचर उसे जो वॉर के समय में है ना स्ट्रेटजी बनाने का मौका मिलता है, दूसरे जो फाइटर पायलट है उनको प्रशिक्षण करने का मौका मिलता है। तो अभी तक पुरुष ये कोर्स पूरा कर रहे थे, लेकिन पहली बार स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा किया है। तो इसे पूरा करने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। ये जो प्रशिक्षण है टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि ग्वालियर में है मध्य प्रदेश में, यहां पर यह कोर्स इनका पूरा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन, दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां किया गया? दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन, सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। भारत के यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। तो इन्होंने ही अध्यक्षता की है सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2026 की। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। पोर्ट सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। फॉर एग्जांपल, भारत की मरीन सिक्योरिटी को मजबूत कैसे किया जाए, टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, साइबर सिक्योरिटी को कैसे बूस्ट किया जाए, स्मार्ट पोर्ट्स कैसे डेवलप किए जाए, मरीन एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन को कैसे बेहतर किया जा सके, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। क्या हर्डल से कैसे उनको दूर किया जा सकता है और कैसे हम अपने जो लक्ष्य उन्हें अचीव कर सकते हैं। तो ये सेकेंड नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से आयोजन नई दिल्ली में किया गया और अध्यक्षता किसने की? सर्बानंद सोनोवाल ने। ओके, तो यहां पर हमारे 3 से लेकर 9 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर, हमने टॉप 25 करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस किए। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सेल आपके लिए कंटिन्यू है एप्लीकेशन पर 16 अगस्त तक, तो फायदा उठाइएगा। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, वहां पर डेली करंट अफेयर की पीडीएफ, मॉक टेस्ट, आपको काफी सारी फ्री पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो चेकआउट कीजिएगा। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।